केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद एक गारंटेड यानी कि सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना एनपीएस में सुधार की लंबी समय से मांगे उठ रही थी। अब सरकार ने उनकी मांगे पूरी करते हुए उसके बीच का रास्ता निकाला है और वो बीच का रास्ता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान अब सरकार ने कर दिया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से एनपीएस में सुधार की मांग की जा रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में इस पर एक समिति का गठन किया था। जेसीएम सहित व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना की मंजूरी दे दी है। क्या है एकीकृत पेंशन योजना? मतलब व्हाट इज यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम? बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली एक पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन यानी कि ग्रांटेड पेंशन दी जाएगी। यह राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक के 50% होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट के समय पिछले 12 महीने का बेसिक सैलरी का एवरेज 1 लाख रुपये होता है, 1,20,000 होता है मान लीजिए, तो हम उस 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% कितना होगा? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये उसको पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने का हकदार होगा। वहीं अगर किसी पेंशन भोगी की अचानक स्वर्गवास हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% उसके परिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है, तब क्या होगा? तो ऐसे स्थिति में पेंशन की राशि समानुपातिक प्रोपोर्शनली आवंटन के आधार पर तय होगी। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन न्यूनतम 10,000 रुपये होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया है कि न्यूनतम पेंशन उनका 10,000 रुपया से कम नहीं होगा। जो लोगों का डिमांड था कि मिनिमम पेंशन होना चाहिए, मिनिमम तय होना चाहिए, वो अभी इसमें सरकार ने आपकी मांगे पूरा कर दी है कि मिनिमम 10,000 रुपये तो आपको पेंशन मिलेगा ही। यूपीएस से कौन जुड़ सकता है? अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना एनपीएस में बने रहने या एकीकृत यानी कि यूपीएस योजना में शामिल होने का निर्णय वह खुद लेंगे। कौन? कर्मचारी खुद लेंगे। वह स्वतंत्र है कि उनको एनपीएस में ही बने रहना है कि नए वाला यूपीएस वाले योजना में उनको जाना है, उसको चुनाव करना है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनको चुनाव करना है, कर्मचारियों को चुनाव करना है। इस पर सरकार और सिस्टम की कोई बाध्यता नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। समझ गए ना? अर्थात जो व्यक्ति 2004 के बाद एनपीएस के तहत पहले भी रिटायर हो चुके हैं, उन पे भी ये लागू होगी। हालांकि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस 2024 नहीं, 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। ये जो सिस्टम लागू होगा वो 1 अप्रैल 2025 से ही लागू होगा। लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त
हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लोगों के लिए पात्र होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित किया है या करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा। हालांकि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उससे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया उन्हें मिल जाएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, तो अपना सुझाव और अपना राय हमें कमेंट में अवश्य दें। आइए जानते हैं कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम और ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या अंतर है। जाने किसमें ज्यादा फायदा मिल सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पिछले 12 महीने में हासिल एवरेज बेसिक सैलरी के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी दी गई है, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली हो। अगर 25 वर्ष की नौकरी पूरा नहीं किया है तो उसको प्रो रेटा बेसिस पे उसका कैलकुलेशन करके उसको पेंशन दिया जाएगा। इनके अलावा कुछ और भी अहम प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आइए समझते हैं कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में और क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। केंद्र की एनडीए कैबिनेट ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 21 साल पहले लागू किए गए न्यू पेंशन सिस्टम में एक नया रिफॉर्म की मंजूरी दी है, नया सुधार की मंजूरी दे दी है। इसके समानांतर केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लाने का ऐलान किया है। बीते दिन शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है, मंजूरी मिल चुकी है और यह अगले वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू भी हो जाएगा। अब तक यह कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में एक का चुनाव करने का मौका मिलता था। अब न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनने का अवसर मिलेगा, यानी कि अब कर्मचारियों को के पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो एनपीएस में बने रहें या वो यूपीएस को चुन सकते हैं, यूपीएस में जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, जिसके तहत कर्मचारियों को आखिरी बेसिक सैलरी के 50% के बराबर आजीवन पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। क्या यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में अंतर भी है? कोई अंतर है या तो सब एक समान है, एक जैसे हैं? केंद्र सरकार द्वारा संभावित रूप से लागू किए जाने वाले यूनिफाइड पेंशन सिस्टम से कर्मचारियों को कई फायदे होंगे, जैसे कि महंगाई बढ़ने के हिसाब से डियरनेस रिलीफ में हाइक मिलेगी। कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को पेंशन का 60% तुरंत देने की गारंटी और साथ ही ग्रेजुएटी के साथ एक मुश्त सुपर एनुएशन का भी प्रावधान किया गया है। ये सबसे बड़ी इसमें अच्छा एक व्यवस्था बनाया गया है। अगर आप केंद्र सरकार के तहत नौकरी कर रहे हैं और अपने 10 साल की नौकरी पूरा कर ली है तो आपको प्रति महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेगा। मसलन देश में पेंशन को लेकर अब तक 2 योजनाएं थी, एक ओल्ड पेंशन यानी जिसको हम ओपीएस कहते हैं, दूसरा न्यू पेंशन जिसको एनपीएस कहते हैं,
और अब तीसरा होगा यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, जिसको हम कहेंगे यूपीएस। आइए समझते हैं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है और क्या प्रावधान है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। यूनिफाइड पेंशन सिस्टम या यूपीएस केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है और ओल्ड पेंशन स्कीम की ही तरह काम करेगा और साथ ही इसमें न्यू पेंशन स्कीम से भी कुछ जरूरी बेनिफिट्स शामिल किए गए हैं। यूपीएस क्यों अलग है, इससे क्यों डिफरेंट है? पेंशन की राशि, रिटायरमेंट यानी कि रिटायर्ड लोगों को रिटायरमेंट से पहले नौकरी की आखिरी 12 महीने में मिलने वाली उनकी बेसिक सैलरी का औसत निकालकर उसका जो आधा होगा 50% होगा वो उसके पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। आमतौर पर इसका पूरा फायदा उन्हें मिलेगा जो 25 साल नौकरी पूरा कर लेते हैं। इससे कम, जैसे कि अगर कोई अपना 10-25 साल के बीच में अपना नौकरी छोड़ देता है, अगर नौकरी पूरा नहीं कर पाता है, तो आपका पेंशन उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा। फैमिली पेंशन, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो इस हालत में उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा, यह रकम कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद उसके परिवार को दिया जाएगा। मिनिमम या न्यूनतम पेंशन, अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी पूरा कर लेते हैं तो उन्हें प्रति वर्ष 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा। योगदान कितना देना होगा? तो यह सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का 10% यूपीएस में योगदान देंगे। अब जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% होता था, इसे बढ़ाकर अब यूपीएस के तहत 18.5% कर दिया गया है। यूपीएस लागू कब होगा? यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है, जिसके बारे में केंद्र सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को और भी ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलेगी। एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लॉन्च की थी। इससे ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह लागू करने का प्लान था, लेकिन इसका विरोध बहुत लंबे समय से किया जा रहा था, इसलिए इसके बीच का एक रास्ता निकला गया। मसलन एनपीएस के तहत कर्मचारियों से भी पेंशन में कंट्रीब्यूशन लिया जाने लगा। इसमें और भी कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि पेंशन की 60% रकम आप निकाल सकते थे और 40% रकम पर संबंधित कर्मचारी के सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगता था। एनपीएस में खास, न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाला पेंशन कर्मचारी के नौकरी के दरमियान किए गए कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है और मार्केट परफॉर्मेंस के आधार पर देने का प्रावधान है। एनपीएस में योगदान, सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का और डीए का 10% योगदान करते हैं। सरकार इसमें 14% योगदान करती है। एनपीएस में कोई भी कर्मचारी अकाउंट खोल सकता है, जिसमें वे न्यूनतम 500 रुपए का योगदान कर सकता है। एनपीएस में 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 यह एक मैंडेटरी अकाउंट है जिसमें रिटायरमेंट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। टीयर 2 यह एक ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन अकाउंट है जिसमें किसी भी समय कर्मचारी अपने पेंशन की रकम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कुछ टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। निकासी, कर्मचारी रिटायरमेंट पर एक मुश्त एक्यूमुलेटेड कॉर्प्स के तौर पर पेंशन की 60% रकम निकाल सकता है। बाकी रकम का इस्तेमाल रेगुलर पेंशन के भुगतान के लिए एन्युटी खरीदने में किया जाता है। टैक्स बेनिफिट, अगर आपका अकाउंट एनपीएस के तहत आता है और आप अगर एक मुश्त 60% रकम निकालते हैं तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी 40% रकम पर आपकी सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। मसलन इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था।
हालांकि इसी की जगह 2004 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका खूब विरोध हुआ। अब तक के चुनाव में ओपीएस को दोबारा से लागू किए जाने के वादे किए जाते रहे अलग अलग सरकारों के द्वारा, परंतु आज तक यह लागू किसी ने नहीं कर पाया, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई इसको लागू करने का। अब मुझे आशा है कि शायद भविष्य में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इसको लागू करके दिखा दे। ओपीएस की खास बात यह है कि रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी के 50% के बराबर पेंशन देने का प्रावधान था। कंट्रीब्यूशन क्या था इसमें? तो कंट्रीब्यूशन के रूप में पेंशन की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करती थी, उसमें कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। इसका मतलब यह है कि ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था, वो उसमें पूरा का पूरा सरकार कंट्रीब्यूट करती थी। पात्रता: ओपीएस सिर्फ उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी में शामिल हुए थे। एडजस्टमेंट: पेंशन को महंगाई भत्ते में होने वाले बदलाव के मुताबिक समय समय पर एडजस्ट किया जाता है, जो महंगाई से जुड़ा होता है। टैक्स: ओपीएस के तहत मिलने वाला पेंशन पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, हालांकि एनपीएस और यूपीएस में टैक्स का प्रावधान किया गया है। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनें और समझें। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार आंख बंद करके ध्यानपूर्वक सुनिए, और आपको अवश्य इस जो है मैटर है वो समझ में आ जाएगी। ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, सब में अंतर क्या है, कौन अच्छा होगा कौन अच्छा नहीं होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन लिया तो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।